यूनिट सेकंड एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान, जो कि नेमरा सुंडा बुक की सेकंड यूनिट है। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें सबसे पहले मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी ये ग्रीक वर्ड है, मेट्रोस से बना होता है। मेट्रोस मतलब होता है ऊपरी वस्तुएं, लॉजी मतलब होता है स्टडी करना, किसी भी चीज़ का अध्ययन करना। जलवायु विज्ञान में मौसम में घटित घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना 1875 में पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। इसके बाद बात करें इंडियन एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना 1932 में नई दिल्ली में हुई थी। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1875 में। और इंडियन एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट था उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1932 को, जो कि दिल्ली में है। और जो अपना आईएमडी है वो ऐसा पुणे में है। मौसम क्या होता है? वेदर फिनोमिनास। वेदर किसी निश्चित स्थान पे किसी निश्चित समय में उपस्थित वायुमंडल की दशाओं को हम क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर टाइम पे जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं मौसम। ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, जबकि क्लाइमेट बहुत लंबे समय के लिए बोला जाता है। यह एक छोटे क्षेत्र एवं बहुत कम समय के लिए होता है, जैसे एक दिन का, एक सप्ताह का, एक महीने का इत्यादि। यह वायुमंडल की क्षणिक अवस्था का प्रतीक है, जो कि निरंतर परिवर्तनशील होता है, मतलब कि वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है। जबकि बात करें क्लाइमेट, तो किसी निश्चित क्षेत्र के दीर्घकालीन वायुमंडलीय मौसम की दशाओं का औसत जो होता है उसी को हम बोलते हैं एज अ क्लाइमेट। क्लाइमेट मेनली दो प्रकार का होता है, माइक्रो क्लाइमेट और मैक्रो क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट में क्या होता है कि पृथ्वी की जो समीपवर्ती जलवायु, जहाँ पादप एवं जंतु निवास करते हैं, उसे व्यष्टि जलवायु या सूक्ष्म जलवायु कहते हैं। इसके बाद समष्टि जलवायु मतलब मैक्रो क्लाइमेट, यह पृथ्वी की सतह से कुछ मिलीमीटर ऊपर तक विद्यमान रहता है। अब इसके बात करें, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान के प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री की गिरावट आती है, जिसे बोलते हैं लाप्से रेट। तो लाप्से रेट क्या है? जैसे जैसे हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसमें ऐसा गिरावट देखने को मिलती है। इसी को हम बोलते हैं लाप्से रेट। कौन से? ट्रोपोस्फेयर में। वायुमंडल की ऊपरी परत आयनमंडल, आयनोस्फेयर में वायुदाब सबसे कम होता है। सबसे कम प्रेशर कहाँ पर होगा? तो वो होता है अपना आयनोस्फेयर में। खरीफ की फसलों के लिए औसत तापमान 31 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए, जबकि रबी की फसलों के लिए इष्टतम तापमान 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। बरसात करने वाले बादलों को निम्बू स्टेटस बादल कहते हैं। निम्बू मतलब होता है पानी से संबंधित जो बादल होते हैं उनको निम्बू स्टेटस कहा जाता है। स्टेटस मतलब कि पड़ती है। जीवों के अवशेषों को जीवाश्म फॉसिल्स कहते हैं। अब वेदर और क्लाइमेट में अगर अपन अंतर देखें तो जो मौसम होता है जलवायु की एक इकाई है, जबकि जलवायु विभिन्न प्रकार के मौसमों से मिलकर बना होता है। मौसम वायुमंडल के अचानक व अस्थायी परिवर्तन को कहते हैं। किसी स्थान पर कई वर्षों के मौसम संबंधित घटनाओं के सार को, समेशन को जलवायु कहते हैं। एक दिन में एक से अधिक प्रकार के मौसम हो सकते हैं, जबकि जलवायु एक ही प्रकार की बनी रहती है बहुत लंबे समय तक। यह गतिशील व परिवर्तनशील है, जबकि जो क्लाइमेट है यह एक लंबे समय तक मौसम का सार है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक या अल्पकालीन अवस्था है, जबकि जलवायु वायुमंडल की दीर्घकालीन अवस्था लॉन्ग स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम देखें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मानसून। तो मानसून की शब्द की उत्पत्ति हुई है, मौसिन एक शब्द है अरेबिक, उसके द्वारा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। दो प्रकार के भारत में मानसूनी हवाएं चलती हैं। एक होती है साउथ वेस्ट मानसून। भारत में 75% से अधिक वर्षा इसी मानसून द्वारा होती है, इसलिए इसको वर्षाकालीन मानसून भी कहते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में 1 जून को केरला के तट पर प्रवेश करता है। मतलब कि भारत में जो मानसून आता है वो कब आता है? 1 जून को केरला में आ जाता है, और इसको पूरे भारत में फैलने में करीब 15 से लेकर 30 दिन का टाइम लग जाता है। इसके बाद बात करें, इस मानसून के आगे बढ़ने की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, और यह मेनली 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। जो अपना साउथ वेस्ट मानसून है उसको, एक आती है अरब सागर की शाखा। अरब सागर की जो शाखा होती है 80% वर्षा इसी से होती है, और बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है 20% वर्षा इससे होती है। इसके बाद देखें नॉर्थ ईस्ट वाला जो मानसून है, तो इसे क्या बोलते हैं? पुनरावर्ती मानसून बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। यह देश के दक्षिण भाग आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में वर्षा कराता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मुख्यतः वर्षा का कारण क्या है? तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है। एक दिन में 2.5 mm से जब ज़्यादा बरसात होती है तो उसको हम बोलते हैं रेनी डे, और जिस दिन कम बरसात होती है उसको नॉन रेनी डे बोल सकते हैं। भारत में औसत 103 दिन रेनी डेज होते हैं।
जिनमें 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात हो रही होती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 1190 मिलीमीटर व विश्व में कितनी है? 1000 मिलीमीटर औसत वर्षा होती है। राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ पे 575 मिलीमीटर वर्षा होती है। अब बात करें एपिडा के बारे में, तो एपिडा यह कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकसित प्राधिकरण है जो कि 1986 में बना है। एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि 1986 में बना है, ये भारत से जो कृषि एवं प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट है उनके एक्सपोर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संस्थान कृषि उत्पादकों की निर्यात करती है। इसके बाद बात करें सीड, तो देखो दो तरीके से सीड को हम डिफाइन कर सकते हैं। एक होती है बायोलॉजी के हिसाब से, तो बायोलॉजी के हिसाब से क्या होता है कि जो मैच्योर ओव्यूल होता है उसको हम एज अ सीड बोलते हैं, जबकि एग्रोनॉमी के हिसाब से कोई भी प्लांट पार्ट जिसका एज अ प्लांट को रीजनरेट करने में यूज़ किया जाता है उसको हम बोल सकते हैं सीड। तो सीड के जब हम एज अ टाइप्स देखें तो मेनली सीड 4 से 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले बात करें न्यूक्लियस सीड की। न्यूक्लियस सीड को यह किसी विकसित होने वाली नई किस्म की शुरुआती बीज है जो कि सबसे कम मात्रा में उपलब्ध रहता है। इस वर्ग के बीजों में सर्वाधिक आनुवंशिक शुद्धता 100% जेनेटिक प्योरिटी पाई जाती है। इसे स्वयं जो ब्रीडर द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसके जो थैले होते हैं इस पर किसी भी रंग का टैग नहीं लगाया जाता, जबकि बाकी सीड्स के जो डिफरेंट टाइप के जो सीड्स होते हैं उनमें जनरली टैग का यूज़ किया जाता है। अब जो न्यूक्लियस सीड होते हैं उससे बनाया जाएगा ब्रीडर सीड। तो ब्रीडर सीड की यह बीज न्यूक्लियस बीज की संतति होती है, न्यूक्लियस सीड की प्रोजेनी होती है। यह बीज आधार बीज तैयार करने के लिए काम किया जाता है। आधार मतलब फाउंडेशन जो बीज है उसको बनाने में यूज़ किया जाता है। इसमें आनुवंशिक शुद्धता लगभग 100% होती है। इसकी थैलियों पे सुनहरे गोल्डन येलो कलर के टैग्स दिए जाते हैं। इसके बाद बात करें फाउंडेशन सीड्स, तो फाउंडेशन सीड्स को जो ब्रीडर सीड होता है उससे बनाया जाता है और फाउंडेशन सीड का प्रयोग करके हम ऐसा सर्टिफाइड सीड्स को जनरली बनाते हैं। प्रजनक बीज से जो बीज तैयार किया जाता है उसे आधार बीज कहते हैं। यह बीज राष्ट्रीय बीज निगम नेशनल सीड कॉर्पोरेशन पंजीकृत निजी संस्थाओं या बीज प्रमाणीकरण संस्थाएं सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज द्वारा तैयार किया जाता है। आधार बीज की आनुवंशिक शुद्धता 99.5 से लेकर 99.9% एवं फिजिकल प्योरिटी 98% होती है। आधार बीज की थैलियों पर सफ़ेद रंग का टैग लगाया जाता है। यह प्रमाणित बीज का स्रोत होता है। आधार बीज को मदर सीड भी कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ बुक में जो ब्रीडर सीड होता है उसको मदर सीड कहा गया है। इसके बाद बात करें रजिस्टर्ड सीड, जिसे पंजीकृत बीज भी कहते हैं, तो जनरली भारत में इसको यूज़ नहीं किया जाता। भारत में सामान्यतः पंजीकृत बीज का उत्पादन नहीं किया जाता तथा बीज से सीधा ही प्रमाणीकृत आधार जो बीज होता है फाउंडेशन सीड उससे डायरेक्ट हम सर्टिफाइड सीड जनरली तैयार करते हैं। पंजीकृत जो बीज होता है उसको पर्पल अथवा ऑरेंज कलर का टैग दिया जाता है। इस बीज में संतोषजनक आनुवंशिक पहचान तथा एवं शुद्धता पाई जाती है। इसके बाद बात करें सर्टिफाइड सीड्स। सर्टिफाइड सीड्स यह फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी होती है। यह बीज किसानों को व्यापारिक फसल उत्पादन मतलब कि कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हेतु सर्वाधिक वितरित किया जाता है। इसका उत्पादन स्वयं पंजीकरण प्रमाणीकरण संस्था या उसकी देखरेख में किया जाता है, जैसे कि सरकारी बीज निगम, बीज प्रमाणीकरण संस्थान या स्वयं किसानों द्वारा प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। प्रमाणित बीज की थैलियों पर नीले रंग का टैग लगा होता है। इसमें आनुवंशिक शुद्धता 99.1 से लेकर 99.5% तथा भौतिक शुद्धता 98% होती है। अब सीड एक्ट की बात करें। सीड एक्ट आया था 1966 में। संसद में 29 दिसंबर 1966 में बिल पास हुआ तथा 2 अक्टूबर 1969 को सीड एक्ट भारत में लागू हुआ। अब बात करें सीड प्रोडक्शंस एजेंसीज, कौन कौन सी एजेंसीज इससे रिलेटेड है बीज उत्पादन से, तो सबसे पहले बात आती है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। यह एक पंजीकृत संस्था है जिसको 1963 में पंजीकृत हुई। इसके द्वारा विभिन्न फसलों के आधार बीज फाउंडेशन सीड के उत्पादन एवं वितरण होता है। इसके बाद राज्य बीज निगम स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, राज्यों के अंदर प्रमाणित बीजों का उत्पादन एवं वितरण करना। इसका अन्य कार्य एनएससी के बाहरी कार्यभार को कम करना है। सीड वाइबिलिटी टेस्ट, सीड जीवित है या मृत है उसकी जीवन क्षमता का पता लगाने के लिए सीड वाइबिलिटी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड नामक रसायन के 1% घोल में बीजों को डुबाते हैं जिससे जीवित बीजों का रंग लाल हो जाता है। इसमें जनरली जो केमिकल यूज़ किया जाता है उसका नाम है 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, जिसको जो सीड होते हैं अगर बाइबल सीड होगा तो उसमें डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है वो एक्टिव रहता है और उसके कारण जो सीड है उसका कलर लाल रंग का हो जाता है, जो कि जनरली फॉर्माजोन के बनने के कारण होता है। इसे
बायोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। इस विधि द्वारा तीव्र गति से बीज की जीवन क्षमता ज्ञात की जाती है, इसमें बहुत कम टाइम लगता है। इसके बाद है पोटेशियम परमैंगनेट मेथड, तो इसमें KMnO4 का यूज़ किया जाता है। इस विधि में बीजों को KMnO4 के घोल में डाल देते हैं, जिससे घोल शोषित करने के बाद मृत बीजों का रंग बदल जाता है। ग्रोडेक्स टेस्ट, ग्रोडेक्स एक बीज अंकुरण सूचक है। यह ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड का चूर्ण का व्यापारिक नाम है। ट्रेड नेम है किसका? ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड का। इसके बाद जो अगला टेस्ट है वो है इंडिगो कार्माइन टेस्ट। इस विधि में इंडिगो कार्माइन नामक डाई जो होती है उसके घोल में बीजों को डुबाते हैं। इसके बाद है एम्ब्रियो कल्चर मेथड, जिसमें बीज की वास्तविक वैल्यू, रियल वैल्यू, जिसको हम शुद्धता प्योरिटी परसेंट के साथ जर्मिनेशन परसेंटेज का इंटू करके उसको 100 से डिवाइड करके इसको निकालते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तम बीज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, मतलब आइडियल जो सीड होता है उसकी क्या विशेषता है? आनुवंशिक शुद्धता 99.9% एवं भौतिक शुद्धता फिजिकल प्योरिटी 98% होनी चाहिए। मक्के में सर्वाधिक अंकुरण 90% होता है, जो कि सबसे ज़्यादा सीरियल क्रॉप्स में जनरली देखा जाए तो। और ये इससे JRF में क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। जौ, गेहूं एवं चना में न्यूनतम अंकुरण क्षमता 85% होती है। धान, ज्वार एवं मृचिका में अंकुरण क्षमता 80%, मूंगफली, सोयाबीन एवं ग्वार में अंकुरण क्षमता 70%, कपास में न्यूनतम अंकुरण क्षमता केवल 65% होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सीड इंडेक्स, तो जो 100 सीड के वेट होता है उसको जनरली सीड इंडेक्स कहते हैं। जो बड़े आकार के सीड होते हैं उनमें जनरली सीड इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है, जबकि जो छोटे सीड्स होते हैं उनमें हम सीड इंडेक्स की जगह पे टेस्ट वेट का प्रयोग करते हैं। टेस्ट वेट 1000 बीज के भार के परीक्षण करता है। जैसे कि धान के बीजों का परीक्षण बीज 25 ग्राम होता है एवं गेहूं का परीक्षण वजन 40 ग्राम होता है। सुसुप्त अवस्था, डोरमेंसी अवस्था, जीवित बीजों को अंकुरण के लिए आवश्यक सभी दशाएं उपलब्ध होने पर भी जब वे अंकुरित ना हो तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डोरमेंसी या सुसुप्त अवस्था। इसके बाद बीजों में सुसुप्त अवस्था आंतरिक एवं बाहरी कारणों से हो सकती है। बीज की अगर डोरमेंसी को तोड़ना है तो उसके लिए स्कैरिफिकेशन किया जा सकता है, जिसमें कि बीज की बाहरी परत को तोड़कर या खोजते हैं, जिससे कि बीजों की सख्त आवरण टूटने से पानी एवं गैसों का विनिमय होता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का 1 से 3% घोल का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोरमेंसी ब्रेकर के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट या थायोयूरिया के छिड़काव से आलू में सुसुप्त अवस्था तोड़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है थायोयूरिया का प्रयोग किया जाता है आलू में डोरमेंसी तोड़ने के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड से कपास के बीजों का सख्त आवरण हटाते हैं। जो डिलिंटिंग करते हैं मेनली कॉटन में, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। चिलिंग तापमान से उपचारित करना, स्ट्रेटिफिकेशंस, मतलब कि जो सीड्स हैं उनको कम तापमान प्रदान करना जिससे कि उनकी डोरमेंसी टूट जाए। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो टेक्निक है वो है सीड प्लॉट टेक्निक। जो पुष्कर नाथ हैं पोटैटो ब्रीडर, उन्होंने 1967 में देश के उत्तरी मैदानी भागों में वायरस रोग मुक्त आलू के बीज में उत्पादन हेतु विकसित किया था। मतलब कि जो वायरस फ्री जो ट्यूबर होते हैं पोटैटो ट्यूबर, उनको विकसित करने के लिए ये टेक्निक विकसित की थी। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस मीटर में। तो जो गेहूँ, जौ, जई, धान एवं बाकी सेल्फ पॉलिनेटेड फसलें उनके लिए 3 मीटर फाउंडेशन के लिए और 3 मीटर जो प्रमाणित बीज होता है उसके लिए, सर्टिफाइड के लिए। मक्का, ज्वार, संकुल, कंपोजिट वगैरह इनके लिए 400, 200, संकर ज्वार के लिए 200, 100, बाजरा के लिए 1200 मीटर। बाजरा अगर सामान्य है तो 400 से लेकर 200 मीटर। सरसों के लिए 400, 200, मिर्च, भिंडी, बैगन 400:200, मूंगफली, सोयाबीन के लिए 3:3, कपास व लोबियो के लिए 50:30, उड़द मूंग के लिए 20:10, चना के लिए 10:5, टमाटर, चावला, ग्वार, मेथी के लिए 50:25, प्याज के लिए 1000, कुकर के लिए 1500, मूली व सलजम के लिए 1600, 1000। जनरली जो क्रॉप्स क्रॉस पॉलिनेटेड होती हैं उनके लिए आइसोलेशन डिस्टेंस ज़्यादा लगती है और जो सेल्फ पॉलिनेटेड होती हैं उनके लिए कम, जबकि ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड के लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस होती है वो दोनों के बीच में आती है, मीडियम। इसके बाद फसलों के उगाने के आधार पर अगर वर्गीकरण देखा जाए तो एरेबल क्रॉप्स, ऐसी फसलें जिनके के लिए टिलेज क्रियाएं करना आवश्यक होता है उन्हें एरेबल क्रॉप्स कहा जाता है, जैसे आलू, तंबाकू, धान, गन्ना, मक्का। एले क्रॉप्स भूमि की उर्वरक शक्ति व उत्पादन शक्ति को बढ़ाने हेतु
बड़े पेड़ों की पंक्तियों के बीच में फसलों को उगाना एले फसल कहलाता है, जो खाली स्थान बचा होता है उनके। इसमें हल्दी, अदरक, उड़द, शकरकंद आदि को सफेदा व बबूल के बीच में लगाना इत्यादि है। इसके बाद सहायक फसलें, ऑगमेंटिंग क्रॉप्स, ये फसलें मुख्य फसलों से पहले या त्वरित बढ़ने के लिए लगाई जाती हैं। रिले क्रॉपिंग में एक साल में 4 फसलें ली जाती हैं। पहली फसल को काटने से पूर्व दूसरी फसल लगाना या बोना रिले फसल कहलाता है। इसमें क्या करते हैं कि ओवरलैपिंग तरह का होता है, एक के ऊपर एक फसल के काटने से पहले ही दूसरी फसल लगा दी जाती है। इसके बाद पेडी जिसे बोलते हैं रटूनिंग, पहली वाली फसल को काटने के बाद उसी के तने या से दूसरी फसल लेना रटूनिंग कहलाता है। यह क्रिया सामान्यतः गन्ने एवं घासों में की जाती है। नकदी फसलें, कैश क्रॉप, आलू, गन्ना, कपास आदि फसलों को नकदी फसलें कहते हैं, क्योंकि इन फसलों से प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक मूल्य प्राप्त होता है। कैच क्रॉप, जब मुख्य फसल उगाना संभव नहीं होता तब छोटी अवधि व जल्दी पकने वाली फसलें बोना ही कैच क्रॉप या अल्प अवधि फसल कहलाती है, जैसे मूंग, उड़द, प्याज इत्यादि। कोल्ड क्रॉप्स, ठंडे मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को कोल्ड क्रॉप्स कहा जाता है, जैसे फूल गोभी, क्रूसीफर्स इत्यादि। मल्च या कवर क्रॉप्स, ये फसलें भूमि को ढक लेती हैं, जो कि मृदा नमी संरक्षण, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन व मृदा क्षरण, सॉइल इरोजन से बचाने के लिए उगाई जाती हैं, जैसे कि लोबियो, मूंगफली, उड़द, मूंग व शकरकंद। ले फार्मिंग कृषि फसलों के फसल चक्र में 2 या वर्ष या उससे अधिक समय तक चारागाह रखना ले फार्मिंग कहलाता है। इसके बाद महत्वपूर्ण फसल है, जैसे कि ट्रैप क्रॉप यह मुख्य फसल की बाउंड्री पर उगाई जाती है, जो कि कीट एवं बीमारियों को फसल के अंदर आने से रोकती हैं, जैसे कि पत्ता गोभी के साथ साथ सरसों तथा टमाटर व भिंडी के साथ हजारा की खेती करना। मिक्स्ड फार्मिंग में एक निश्चित फार्म पर पशुपालन, पोल्ट्री, मछली पालन, मधुमक्खी पालन व अन्य फसलें उगाना ही मिश्रित खेती कहलाता है। मोनोक्रॉपिंग, एक निश्चित क्षेत्र में एक वर्ष में केवल एक फसल उगाना मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। मल्टीपल क्रॉपिंग, एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को लेना बहुफसली कहलाता है। ये 2 प्रकार का हो सकता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग या इंटरक्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम सीड्स को इस प्रकार से मिलाते हैं कि उनमें किसी भी प्रकार का रेशियो ना हो और उनको जनरली ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा बोया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग का मुख्य उद्देश्य जीवन निर्वाह या सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है। इसके बाद बात करें इंटरक्रॉपिंग में, तो इंटरक्रॉपिंग में 2 या 2 से फसलों को इस निश्चित डिफाइन रो पैटर्न में लगाया जाता है। कुछ प्रमुख फसलों के उत्पत्ति स्थान जहाँ पर उनका ओरिजिन हुआ है, जैसे कि बात करें धान की, तो धान की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशियाई या इंडो बर्मा में मानी जाती है। गन्ने की उत्पत्ति न्यू गिनिया या क्यूबा में मानी जाती है। गेहूं की उत्पत्ति टर्की, जो कि दक्षिण पश्चिम एशिया, साउथ वेस्ट एशिया है। इसके बाद चना की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम एशिया में ही मानी जाती है। मक्का, तंबाकू की उत्पत्ति अमेरिका में हुई है, सेंट्रल अमेरिका। आलू, टमाटर की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका, पेरू में हुई है। मूंगफली की उत्पत्ति ब्राज़ील। मूंग, कपास, बैगन, उड़द, इन सब की उत्पत्ति भारत में हुई है। सोयाबीन, सरसों, चाय की उत्पत्ति चीन में हुई है। बाजरा, ज्वार, चावला, अरहर, इनकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई है। अब बात करते हैं मुख्य फसलों की कुल के बारे में। फैमिली ऑफ डिफरेंट इम्पोर्टेंट क्रॉप्स, जैसे कि ग्रेमनी फैमिली, नया नाम है इसका पोएसी, और इसमें जनरली अधिकांश मोनोक्रॉप इससे बिलोंग करते हैं। सभी अनाज वाली फसलें जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, जौ, गन्ना व नेपियर घास, सूडान ग्रास इत्यादि इसी में आते हैं। इसके बाद बात करें लेग्यूमिनेसी फैमिली, तो इसको फैबेसी भी बोलते हैं और इसका उपकुल है पेपिलियनेसी। इसमें जनरली पल्सेस हैं वो आती हैं, जैसे कि उड़द, मूंग, मोठ, मसूर, चावला, ग्वार, राजमा, मटर, चना, अरहर, मेथी, रिचका, बरसीम, सनई, ढैंचा, लोबियो, मूंगफली, सेमफली एवं सोयाबीन। इसके बाद है सोलेनेसी फैमिली को ट्यूबर फैमिली या पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है। आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च, तंबाकू इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्रूसीफेरी को ब्रासिकेसी फैमिली बोलते हैं। इसमें सरसों, तारामीरा, मूली, शलजम व गोभी वर्गीय सब्जियां आती हैं। मालवेसी फैमिली कपास, भिंडी व पटसन इसमें आता है। कंपोजिटी, जिसको एस्ट्रेसी फैमिली के नाम से भी जानते हैं, इसमें कुसुम, सूरजमुखी, रामतिल जनरली आते हैं। इसके बाद चिनोपोडियेसी, इसमें पालक, चुकंदर और बथुआ आता है।
इसके बाद यूफोर्बिएसी जो फैमिली है उसमें अरंडी और टेपियोका आता है। अम्बलीफेरी इसमें धनिया, गाजर, जीरा, सौंफ। एलियेसी फैमिली में प्याज, लहसुन। कुकुरबिटेसी में लौकी, कद्दू, खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, करेला व तोरई आते हैं। कॉर्नवॉल्वुलेसी में शकरकंद। टिलियेसी में जूट। पेडिलियेसी में तिल और जिंजीबरेसी में अदरक व हल्दी आते हैं। अब इसके बाद कुछ मुख्य फसलें और उनमें प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करें अरहर, इसमें 21 से लेकर 25% प्रोटीन। मसूर में 25% प्रोटीन। चावला में 23.4। मूंग में 25%। मटर में 22.5। चना में 21%। उड़द में 24। चावल में 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है। गेहूँ में 11 से 12। ज्वार में 10 से 12%। मक्के में 10%। जौ में 11.5। बाजरे में 11 से 12। सोयाबीन में 42%, जो कि बहुत ज़्यादा है। मूंगफली में 26%। तिल में 18 से 20%। अलसी में 36% और कुसुम में 40 से 45% प्रोटीन पाई जाती है। कुछ महत्वपूर्ण फसलें जिनमें तेल की मात्रा निम्नानुसार है। नारियल में 60% तेल पाया जाता है। तिल में 46 से 52% तेल पाया जाता है। मूंगफली में 45% तेल। सरसों में 33 से 38% तेल। कुसुम में 24 से 36% तेल। सोयाबीन में 20%। अरंडी में 35 से 58% ऑयल पाया जाता है। अब बात करें क्रॉप रोटेशन के बारे में। फसल सघनता, इसको हम कुल फसली क्षेत्र से शुद्ध बोए गए क्षेत्र को डिवाइड करके निकाल सकते हैं। भारत की जनरली फसल सघनता देखी जाए तो 138% है। और उसके बाद बात करें क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी की, तो इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। फसल चक्र में फसलों की संख्या और फसल वर्षों की संख्या, मतलब कितने वर्ष में आपने फसल चक्र कंप्लीट किया, उसको जब हम 100 से इंटू कर देते हैं तो हमारा निकल आता है फसल चक्र सघनता। जैसे कि हमने एक साल में 3 फसलें ली हैं तो हम एज ए 3 को डिवाइड करेंगे 1 से, फिर उसको 100 से इंटू करेंगे तो 300 आ जाएगा। जबकि हमने चरी और बाजरा लिया है तो हमारी 200% आएगी। बाजरा, चना, परती, गेहूँ, तो इसमें कितनी परसेंट है? 200%, क्योंकि हमारा जो चक्र है वो 2 साल तक पहुँच गया है। इसके बाद हरी खाद, आलू, गन्ना, पेड़ी 133% सघनता है। मूंगफली, गेहूँ, गन्ना 150%। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो है सोरगम सिकनेस से। तो जो ज्वार के पौधे में C/N रेशियो अनुपात अधिक होता है, इसलिए अगली फसल से पहले पौधे अंकुरित होने से पहले ही पीले पड़ जाते हैं। अब देखो जो सोरगम होता है उसके क्रॉप रेसिड्यूल्स का डिग्रेडेशंस या आविघटन होने में बहुत धीमा होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसके कारण जो नई फसल हम बोते हैं तो उसमें जो पौधे के लिए न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए वो न्यूट्रिएंट उसके लिए शुरुआती अवस्था में अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो पाती। इसलिए इस इफेक्ट से बचने के लिए, सोरगम सिकनेस से बचने के लिए, हमें अगली फसल की बुआई करते समय 20 से 25% नाइट्रोजन अधिक मात्रा में देनी चाहिए। इसके बाद है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में मृदा रहित अवस्था में पौधों को उगाने को हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। जैसे घरों में सजावटी पौधों का कांच के बर्तनों में बिना मृदा के उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अब कुछ प्रमुख फसलें और उनसे संबंधित क्रियाएं, तो निपिंग मेनली चने में की जाती है 55 दिन बाद। ब्रैपिंग गन्ने में की जाती है। इसके बाद ट्रेसिंग गन्ने में की जाती है। क्यूरिंग तंबाकू में की जाती है स्वाद बढ़ाने के लिए। क्रॉपिंग केले तथा पपीते में की जाती है। वाटर यूज एफिशिएंसी, जल उपयोग दक्षता क्या होती है? तो पौधे द्वारा 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने के लिए पानी उपयोग करने की जो क्षमता होती है उसी को हम बोलते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी। इसको किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति mm में मेज़र करते हैं। ये इसके इंपॉर्टेंट यूनिट है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। जल उपयोग क्षमता 2 प्रकार से विभाजित की गई है। क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी, यह फसल से प्राप्त होने वाली उपज एवं फसल द्वारा उपभोग वाष्पोत्सर्जन की मात्रा के अनुपात होती है। वाटर यूज एफिशिएंसी इक्वल टू यील्ड डिवाइड बाय ET, एवापो ट्रांसपिरेशन। जबकि फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है? यह फसल से प्राप्त होने वाली उपज एवं खेत की कुल जल मांग के अनुपात होती है। मतलब कि आपने जो यील्ड ली है उसको जब आप वाटर कितना उसमें यूज़ किया है, ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है फील्ड में, तो उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो उससे हमारी निकलती है वाटर यूज एफिशिएंसी फील्ड की। कुछ मुख्य फसलें जिनकी वाटर यूज एफिशिएंसी देखें तो रागी की जो है अपनी 13.4 सबसे अधिक होती है। गेहूँ की 12.6, मूंगफली की 9.2, ज्वार की 9, बाजरा और मक्की की 8 और धान की सबसे कम होती है वाटर यूज एफिशिएंसी। इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद बात करें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में होता है
कि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखते हुए आपको खेती करनी है। इसमें उर्वरक एवं रसायनों का प्रयोग अल्प तथा जीवाश्म खादों का प्रयोग अधिक करते हैं। इसमें पारिस्थितिकी खेती, प्राकृतिक खेती, कार्बनिक खेती व परंपरागत खेती भी इसको कहा जाता है। झूम कल्टिवेशंस जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे मिजोरम, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में झूम कल्टिवेशंस मुख्यतः किया जाता है। इसमें लैंड रोटेशंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जंगलों को जलाकर कुछ समय तक उसमें खेती की जाती है और उसके बाद दूसरे प्लेस पे जाके वही चक्र अपनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि लैंड रोटेट होता जाता है, बट जो फसल है मेनली धान की खेती की जाती है। इसके बाद ड्रॉट क्या कहते हैं, जब अगर किसी पर्टिकुलर स्थान पे 75% जो नॉर्मल बरसात हो रही थी उसका 25% से कम बरसात होती है तो उसको हम बोलते हैं एज अ ड्रॉट बोलते हैं। जहाँ वार्षिक वर्षा 75% से कम होती है, सामान्यतः ऐसे क्षेत्रों को सूखा के अंतर्गत रखते हैं। सेवियर ड्रॉट में क्या होगा कि सामान्य से अगर 50% कम बरसात हो रही है तो उसको हम बोल सकते हैं सेवियर ड्रॉट, बहुत ज़्यादा भारी सूखा पड़ना। जैसे कि 400 mm वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में 200 mm से कम बरसात होना। इसके बाद जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग को मेनली 3 तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग में क्या होता है कि 750 मिलीमीटर से कम बरसात होती है और यह शुष्क खेती अपनाई जाती है और जनरली क्या होता है कि एक ही फसल इसमें ली जाती है और जो रिस्क है वहाँ पे आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्रॉप फेलियर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद है ड्राई लैंड फार्मिंग। ऐसे क्षेत्रों में फसलों की खेती के लिए वर्षा 750 mm से अधिक 1150 mm से कम होती है, ऐसे ड्राई लैंड फार्मिंग कहा जाता है। इसके बाद है रेनफेड फार्मिंग। ऐसे क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 1150 mm से अधिक होती है, उन्हें बोलते हैं रेनफेड फार्मिंग। भारत में योजना आयोग के हिसाब से, प्लानिंग कमीशन के हिसाब से 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं तथा ICAR के अकॉर्डिंग 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या 20 है। शुष्क खेती में बीज दर 10 से 15% अधिक रखते हैं तथा पौधे की संख्या 10 से 15% कम रखते हैं। पौधे की जो संख्या आपको 10 से 15% आपको कम रखनी है और जो सीड रेट है वो आपको 10 से 15% ज़्यादा रखना है, क्योंकि एज अ बहुत सारे सीड्स क्या होते हैं जर्मिनेट नहीं हो पाते, जिसके कारण हमको सीड रेट रिकमेंडेड से 10 से ज़्यादा 15% ज़्यादा रखते हैं। भारत में शुष्क खेती से 42% खाद्यान्न तथा 70% दलहन उत्पादन होता है। शुष्क खेती के सिद्धांत क्या हैं? नमी का संरक्षण, मॉइस्चर कंजर्वेशन। उससे कैसे कर सकते हैं? तो गहरी जुताई की जाए, मल्च का उपयोग करें, वाटर शेड का प्रयोग किया जाए। वाटर शेड क्या होता है? वाटर शेड एक हाइड्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र होता है। यह एक प्राकृतिक मृदा द्वारा बनाई गई संरचना है जहां मृदा में पानी के बहाव को एकत्रित करके अतिरिक्त जल को एक बिंदु से निकालकर नदी आदि में छोड़ा जाता है। वाटर सेट को जब हम क्लासिफाइड करते हैं तो जब मेनली मैक्रो जो वाटर सेट होता है उसमें 50,000 से ज़्यादा हेक्टेयर का क्षेत्रफल आता है, जबकि सब मैक्रो में 10,000 से लेकर 50,000 हेक्टेयर का क्षेत्रफल आता है। जो मिली वाटर शेड होता है उसमें 1,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर होता है। माइक्रो में 100 से लेकर 1,000 हेक्टेयर का क्षेत्रफल आता है। जो मिनी वाटर शेड होता है उसमें 10 से लेकर 100 हेक्टेयर का क्षेत्रफल आता है। वाष्पोत्सर्जन की मात्रा कम करना है, जो आपको वाष्पोत्सर्जन हो रहा है उसको कम कैसे किया जाए? तो उसको कम करने के लिए मेनली भूमि का वाष्पीकरण व पौधे के उत्सर्जन के रूप में जल के बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधे द्वारा 99% जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा नष्ट होता है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाले जल की हानि को प्रति उत्सर्जन कारक, मल्चिंग व वायु अवरोधक पट्टियाँ, विंड ब्रेकर्स या शेल्टर बेल्ट्स द्वारा कम किया जा सकता है। एवोपो ट्रांसपिरेशन रेशियोज, 1 किलो शुष्क पदार्थ को पैदा करने के लिए पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन में चाही गई कुल जल की मात्रा को वाष्पोत्सर्जन अनुपात कहते हैं। प्रति उत्सर्जक एंटी ट्रांसपेरेंट, मतलब ऐसे पदार्थ जो वाष्पोत्सर्जन को कम करें, ट्रांसपिरेशन को कम करें, उनको एंटी ट्रांसपेरेंट्स कहते हैं। ये वे पदार्थ होते हैं जो कि पौधे के उत्सर्जन की मात्रा कम करके पौधे में नमी संरक्षण का काम करते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ऐसे जो कि स्ट्रोमेटा को क्लोज करें। इसके अंतर्गत मेनली ये पदार्थ पौधे की पत्तियों के रंध्रों को बंद करके जल की हानि को कम करते हैं, जैसे कि PMA। इसके बाद एट्राजीन, CO2, AVA इत्यादि परावर्तित टाइप के, रिफ्लेक्टिंग टाइप के ये पदार्थ सूर्य से आने वाली किरणों को परावर्तित करके पत्ती के जो तापमान होता है उसको कम कर देते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल की हानि कम होती है। इसमें मेनली जो एग्जाम्पल है उसका केओलिन 5%
की रेट से इसको छिड़कना चाहिए। इसके बाद है फिल्म फॉर्मिंग। तो फिल्म फॉर्मिंग में क्या होता है कि ये पत्ती के इस ऊपर एक सतह का आवरण बना लेते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम हो जाती है, जैसे कि मोवी लीफ हुआ, हेक्साडेकेनोल हुआ, सिलिकॉन, ऑयल एवं मोम युक्त पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं। ग्रोथ रिटार्डेंट्स, ये पदार्थ जड़ की आपेक्षिक तने की वृद्धि कम करते हैं जिससे पौधे को कम जल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि साइक्लोसोल। ये क्या होता है कि ग्रोथ को कम कर देता है, रूट ग्रोथ को बढ़ा देता है और स्टेम ग्रोथ को कम कर देता है। क्रॉप मैनेजमेंट की बात की जाए तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में उगाना यह शुष्क खेती के लिए फसल बीमा है। किस्म के सिलेक्शंस, पर्टिकुलर वैरायटीज़ को सिलेक्ट किया जाए तो ये कुछ वैरायटीज़ दी हैं। जनरली वैरायटीज़ एग्ज़ाम में जो करंट की वैरायटीज़ होती हैं वो पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी वैरायटीज़ नहीं पूछी जाती हैं। इसके बाद है सिंचाई एवं सिंचाई के स्रोत। इरिगेशन क्या होता है? फसलों के वाष्पोत्सर्जन की मांग को पूरा करने के लिए कृत्रिम रूप से मतलब आर्टिफिशियली जो हम पानी देते हैं की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं उसी को सिंचाई कहा जाता है। सिंचाई के स्रोत जहाँ जल एकत्र होता है जैसे कि नहर, तालाब, कुएं एवं नलकूप आदि हैं। सिंचाई के साधन जिनकी सहायता से सिंचाई के लिए भंडारण से जल बाहर निकालते हैं जैसे कि रहट, टेकली, चरस, पवन चक्की, पंप सेट, जनरेटर, विद्युत सौर ऊर्जा चलित पंप सेट। रहट सिंचाई का सबसे प्राचीन साधन है जिसमें भूमि में से 10 से 20 मीटर गहराई से जल निकाला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट याद करना है, रहट याद रखना है। सोलर पंप, यह एक प्रकार का नवीनतम सिंचाई का साधन है जो कि सौर ऊर्जा चलित होता है। यह जमीन के नीचे से 100 मीटर तक पानी उठाता है। सोलर पंप में 3 हॉर्स पावर तक का मोटर काम में लेते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई हेतु सोलर पंप्स राजस्थान राज्य में स्थापित किए जा रहे हैं। सन 2012 में राजस्थान राज्य में 12,000 सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद ये कुछ डाटा दिया हुआ है भारत का। कुल सिंचित एरिया देखें तो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया 76 मिलियन हेक्टेयर और नेट इरिगेटेड एरिया है 59 मिलियन हेक्टेयर। नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र है 40%, तालाबों द्वारा 8%, कुओं द्वारा 30%, नलकूपों द्वारा 22%, अन्य द्वारा 1.25% और कुएं एवं नलकूप दोनों द्वारा 54% क्षेत्र इसमें आता है। इसमें कुछ नहर परियोजनाएं दी हैं, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट है इंदिरा गांधी नहर जो कि भारत में सबसे बड़ी है जनरली, जिसको सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर तथा जैसलमेर जिलों में होती है। इस कारण इस नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में नहरों की सिंचाई स्रोत में सर्वाधिक सिंचाई इंदिरा गांधी नहर द्वारा की जाती है। यह नहर पंजाब के सतलज एवं ब्यास नदी के उद्गम स्थल पर हरिके बैराज बांध से निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ से निकलती है? हरिके बैराज जो बांध है वहाँ से निकलती है। इस नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। कंवरसेन लिफ्ट नहर IGNP की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। इसके बाद ये कुछ दी हुई हैं जो कि राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए मेनली इम्पोर्टेंट है। भारत में पंजाब राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है 74%, इसके बाद दिल्ली में 50%, हरियाणा में 47% एवं राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का केवल 17% ही सिंचित क्षेत्र है। राजस्थान में भारत के कुल सतही जल का केवल 1% जल ही उपलब्ध है, जबकि राजस्थान में भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग स्थित है। अधिकतम जल धारण क्षमता मृदा के सभी रंध्रों को जल से परिपूर्ण होने की स्थिति को मृदा की जल धारण क्षमता कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन रेशियोज, एक इकाई शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए पौधे द्वारा जितना जल वाष्पोत्सर्जन किए में प्रयुक्त होता है वाष्पोत्सर्जन अनुपात कहलाता है। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? तो सिंचाई के 36 से 48 घंटे बाद जो जल की मात्रा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अवरुद्ध मृदा द्वारा रोक ली जाती है उसे क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी कहा जाता है। इस समय मृदा में 100% नमी होती है। सिंचाई परियोजनाओं के बेसिस पे अगर देखें तो मैक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट जिसमें क्या हो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा का क्षेत्रफल हो और 50 करोड़ से ज़्यादा उसकी लागत हो, जबकि मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट 2,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक इसका क्षेत्रफल हो और 5 से लेकर 25 लाख तक इसकी राशि लगे। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट 2,000 हेक्टेयर से कम का क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता हो सिंचित क्षेत्र,
और 25 लाख से इसकी जो खर्च है वो कम हो। सिंचाई की विधियों में अगर देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट है खुली सिंचाई या सतही सिंचाई प्रणालियाँ। इस प्रणाली में जल मृदा की सतह पर सीधे रूप से प्रयोग किया जाता है। प्रक्षेत्र के ऊपरी हिस्सों में जल पाइप्स या नहर या अन्य प्रणाली द्वारा पहुंचाया जाता है और यह जल भूमि के ढलान के अनुसार गुरुत्वीय बल के द्वारा फैल जाता है। इसके अंतर्गत हाथ से पानी देना, बाढ़ सिंचाई, सीमा पंक्ति सिंचाई, थाला कुंड सिंचाई, सर्ज इरिगेशन इत्यादि आते हैं। जो सरफेस इरिगेशन की मुख्य विधियां हैं वो है फ्लड इरिगेशन, बाढ़ द्वारा या जल प्लवन विधि। यह विधि उन क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है जहाँ पानी प्रचुर मात्रा में एवं सस्ता उपलब्ध होता है। इस विधि में मृदा सतह पर पानी के बहाव के लिए जमीन की सतह पर उचित ढलान चाहिए एवं मृदा में पानी रोकने की क्षमता हो, जैसे काली मृदा में धान व जूट के फसल के लिए उपयुक्त है। हानियाँ अगर बात की जाए इस प्रणाली की, तो इसमें अत्यंत त्रुटिपूर्ण विधि है। इस विधि में 50 से 75% जो पानी होता है उसको ऐसा लॉस्ट हो जाता है, वो व्यर्थ होता है तथा खेत में ढलान का वितरण असमान होने पर अधिक जल लगता है। इसके बाद है चेक बेसिन क्यारी विधि। यह विधि सतह सिंचाई में सर्वाधिक प्रचलित विधि है। क्यारियों का आकार भूमि की किस्म व ढलान के अनुसार होता है। बालुई मृदा में क्यारी की लंबाई 6 से लेकर 12 मीटर तक तथा चिकनी मृदा में 15 से लेकर 20 मीटर रखते हैं। इस विधि में खेत में छोटी मेड़ों में बनी लगभग समतल क्यारियों में पानी दिया जाता है। क्यारी की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना से कम होती है। क्यारियों में सिंचाई के लिए मुख्य एवं पार्श्व नालियाँ होती हैं। यह विधि सिंचाई के लिए सभी मृदाओं एवं फसलों के लिए उपयुक्त है। इस विधि में 2 या 3% ढलान वाली मृदाओं में सिंचाई की जा सकती है। इस विधि की सबसे बड़ी कमी ये है कि इस खेत का एक बड़ा भाग मेड़ों के अंतर्गत आ जाता है तथा श्रमिकों की आवश्यकता अधिक पड़ती है। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, यह विधि चारागाह की सिंचाई के लिए अधिक उपयुक्त होती है। इस विधि में खेत की छोटी मेड़ों द्वारा अनेक पट्टियों में विभाजित कर दिया जाता है। सीमा पट्टियों की लंबाई इनकी चौड़ाई से सामान्यतः 3 गुना रखी जाती है। पट्टियाँ सामान्यतः चौड़ाई में समतल तथा लंबाई में ढालाकार होती हैं। इस विधि में सिंचाई नाली सीमा पट्टियों के ऊपरी हिस्से पर होती है। इस विधि से 7% ढलान वाली मृदाओं में चारागाह फसलों में सिंचाई की जा सकती है। इसके बाद है रिंग विधि। तो इस विधि में तने के संपर्क सीधा जल से नहीं होता तथा जल तने से कुछ दूर गोल घेरे में एकत्रित रहता है, जिससे वृक्ष का तना अधिक नमी से होने वाली व्याधियों से सुरक्षित रहता है। पुराने समय फलदार वृक्षों की सिंचाई की प्रमुख विधि थी। इसके बाद है डीप फरो या ट्रेंच मेथड। इस विधि का आमतौर पर पंक्तिबद्ध फसलों एवं सब्जियों की सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। जिन क्षेत्रों में सतही जल निकासी की आवश्यकता होती है वहाँ कुंड विधि का अधिक प्रभावी होती है। कुंड विधि की लंबाई कम ढलान वाली बालुई मृदाओं में 30 मीटर एवं अधिक ढलान वाली मृदाओं में 300 मीटर तक रखी जाती है। इस विधि में फसलों को अगेती बुआई संभव है। कुंड सिंचाई बालुई मृदा के अतिरिक्त सभी मृदाओं के लिए उपयुक्त होती है। यह विधि जड़ वाली फसलों के लिए उपयुक्त है, जैसे आलू, प्याज, मूली, शलजम व शकरकंद आदि। फसलों के कुंड व नाली विधि से सिंचाई करते हैं। सर्ज विधि, यह विधि गुरुत्व जल पर आधारित होती है तथा यह सिंचाई विधि ऑन तथा ऑफ मोड श्रेणी पर आधारित है। सर्ज सिंचाई में पानी का आंतरिक अनुप्रयोग एक लंबी कुंड में, जिसकी लंबाई 25 से लेकर 200 मीटर तक होती है, उसमें निरंतर या चर समय अंतराल से खुला या बंद मोड की एक श्रृंखला में किया जाता है। इस विधि के बंद एवं खुले की प्रक्रिया से पानी का कटअप से गहरा अंतःस्रावन एवं अपवाह हानियाँ कम होती हैं। इसके बाद है टाइफून मेथड। तो यह विधि बूंद बूंद सिंचाई के रूपांतरित विधि है तथा महाराष्ट्र में गन्ने की फसल में प्रचलित है। अधो सतह मतलब सब सरफेस जो मेथड है इरिगेशंस की, तो इस प्रणाली में पानी सतह की मृदा पर न देकर इसकी सब सरफेस में दिया जाता है। कृत्रिम उपसतही प्रणाली में पानी की खुली खाइयों या अधोभूमिगत पाइप जैसे कि टाइल नालियों या मोल नालियों या छिद्रित पाइप्स के माध्यम से
पौधे के जड़ तंत्र में मृदा में पानी दिया जाता है। खुली खाइयों या खड्डों की गहराई 30 से 100 सेंटीमीटर तक तथा उनके बीच में अंतराल 15 से 30 सेंटीमीटर रखा जाता है। इसमें जल निकास खाइयों के माध्यम से अधिक जल का निकास किया जाता है। जनरली ये दो टाइप की होती हैं सबसरफेस मेथड्स। पहली है सतह के नीचे सिंचाई। इसके लिए मृदा में 2 मीटर या अधिक गहराई वाले अभेद्य संस्तर उच्च पारगम्यता वाली दोमट या बालुई दोमट मिट्टी समान स्थलीकृतिक दशाएं और मध्यम ढलान वाली मृदाएं सबसे उपयुक्त होती हैं। यह प्रणाली लंबी अवधि वाली बहुवर्षीय उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए उपयुक्त होती है जहां सतही सिंचाई की कोई अनिवार्यता नहीं है। इस विधि में खेत में छिद्र युक्त पाइप 30 सेंटीमीटर गहराई पर 1 से 2 मीटर दूरी पर समांतर बिछा दिए जाते हैं। यह विधि केरल में नारियल के वृक्षों में काम में लेते हैं तथा गुजरात में एवं जम्मू कश्मीर में काली मिट्टी में सब्जी उगाने के काम में इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद घड़ा विधि सिंचाई। इस विधि में घड़े को मुंह तक ज़मीन में गाड़ देते हैं, फिर उसमें पानी भरकर प्रयोग करते हैं जिसमें पानी धीरे धीरे ज़मीन में रिसता रहता है। इसके बाद है स्प्रिंकलर सिस्टम्स। स्प्रिंकलर सिस्टम्स में फव्वारा सिंचाई विधि कहते हैं। इसमें इस विधि में दाब के साथ वर्षा के रूप में पौधे को पानी उपलब्ध कराया जाता है जिससे फव्वारा सिंचाई विधि कहते हैं। यह विधि धान व जूट को छोड़कर अन्य सभी फसलों के लिए उपयुक्त है। यह विधि काली मृदाओं को छोड़कर सभी मृदाओं के लिए उपयुक्त है। ढलान वाले ऊबड़ खाबड़ अंडुलेटिंग टोपोग्राफीज के लिए बहुत उपयुक्त विधि मानी जाती है। इस विधि में सतही सिंचाई की अपेक्षा 25 से 50% तक पानी की अधिक बचत होती है। इसमें पानी का डिस्चार्ज 1000 लीटर प्रति घंटे की दर से होता है। फव्वारा संयंत्र में दाब 2.5 से लेकर 4.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। स्प्रिंकलर सिंचाई के अन्य लाभ क्या क्या हैं? चाय, कॉफ़ी, इलायची और बगीचों की फसलों के लिए बहुत उपयुक्त विधि है। मूंगफली, कपास, अन्य फसलों जो फूल नहीं गिरने के प्रति अति संवेदनशील नहीं है के लिए उपयुक्त है। यह फसलों को पाले एवं उच्च तापमान से जो कि फसल उत्पादन एवं गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं से बचाता है। सतही विधि की तुलना में पानी की एक ही मात्रा से सिंचित क्षेत्र में 40% क्षेत्र की वृद्धि होती है। इस विधि से सतह की तुलना में जल उपयोग क्षमता 60% अधिक होती है। इस सिंचाई विधि में कृषि मशीनरी के प्रयोग से परेशानी नहीं आती है। इस सिंचाई विधि में मेड़ और नालियाँ बनाने में भूमि बर्बाद नहीं होती है। इस प्रणाली में सतही सिंचाई की तुलना में 40 से 60% श्रम की बचत होती है, लेबर कम लगती है। स्प्रिंकलर सिंचाई के अन्य रूप माइक्रो स्प्रिंकलर, सूक्ष्म फव्वारा और मैक्रो स्प्रिंकलर रेन गन का प्रयोग भी कर सकते हैं। और केंद्रीय धुरी सेंट्रल पीवोट सिंचाई यंत्र भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ड्रिप इरिगेशंस। तो यह पद्धति इजराइल में लाई गई थी। बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली सिंचाई की न्यूनतम विधियों में से एक है जिसका प्रयोग पानी की कमी एवं लवण की सामान्य समस्या वाले क्षेत्रों में तेज़ी से लोकप्रिय होता जा रहा है। इस प्रणाली में पानी लेटरल पाइप्स लाइनों पर चयनित बिंदुओं पर स्थित यांत्रिक उपकरणों के इमीटर्स माध्यम से असतत बूंदों, निरंतर बूंदों या छोटे धाराओं या लघु स्प्रे के रूप में सटीक लेकिन धीमी गति से कम दबाव पर दिया जाता है। इससे पानी को उठाकर ओवरहेडेड पाइपलाइन में के माध्यम से वितरित कर जिन पर निप्पल के जरिए इमीटर्स लगे होते हैं के द्वारा वांछित जगह पर पानी वांछित स्थान पर पहुंचाया जाता है। इस प्रणाली में पानी की आपूर्ति निरंतर या अंतराल पर की जा सकती है। इस विधि में पानी बहुत ही आर्थिक रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें गहरी टपकन और कम सतही वाष्पीकरण की जगह से जल की हानि बहुत कम होती है। यह विधि अधिक अंतराल वाली उच्च मूल्य वाली फसलें जैसे नारियल, अंगूर, केला, नींबू वर्गीय आदि बागवानी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। बूंद बूंद सिंचाई जल की कमी वाले क्षेत्रों, ऊबड़ खाबड़ या खड़ी ढलान वाली स्थलाकृतियों, कम मिट्टी गहराई वाले क्षेत्रों जहाँ श्रम शक्तियाँ बहुत महंगा हो और फसल की मूल्य ज़्यादा हो के लिए सर्वोत्तम एवं उपयुक्त सिंचाई विधि है। यह पानी के
स्कैरेसिटी आभाफ एवं लवणता वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त विधि है। इस विधि में पानी डिस्चार्ज के लिए इमिटर्स या ट्रिंकल्स प्रमुख घटक होते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति में 1 से 8 लीटर प्रति ड्रिपर प्रति घंटे डिस्चार्ज रेट होता है। इस विधि से सतही सिंचाई की तुलना में 50 से 70% पानी की बचत होती है। इस विधि के द्वारा फर्टिगेशंस या केमिकेशंस को पानी के साथ दे सकते हैं। हर्बिगेशंस में खरपतवार नाशी भी हम इसके साथ दे सकते हैं। ड्रिप सिंचाई में दाब 1.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यह विधि अधिक दूरी पर उगाई जाने वाली फसलों, बगीचों एवं सब्जियों जैसे टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी और पॉली हाउस, शेड, नेट हाउस, ग्रीन हाउस खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। ड्रिप सिंचाई विधि को सबसरफेस एवं सतही सिंचाई दोनों प्रकार की सिंचाई विधियों में काम में लेते हैं। बूंद बूंद सिंचाई के अन्य लाभ: पौधे की वृद्धि एवं उपज में बढ़ोतरी होती है। पानी, श्रम, ऊर्जा की बचत। समस्याग्रस्त मृदाओं के लिए सर्वोत्तम विधि है। खरपतवारों को बेहतर नियंत्रण होता है। कृषक क्रियाओं के लिए उपयुक्त एवं सरल संचालन होता है। लवणीय जल की उपयोग किया जा सकता है। उर्वरक आय उपयोग दक्षता में बढ़ोतरी होती है। उर्वरक एवं अन्य रासायनिक सुधारक व्यक्तिगत या अलग अलग पौधों में प्रयोग कर सकते हैं। बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली के घटक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? मेजर कंपोनेंट्स है मुख्य पाइपलाइन, उप पाइपलाइन, पार्श्व लाइन और इमीटर्स। सहायक घटक की बात करें एसेसरीज की तो बॉल्व, दाब नियामक, फिल्टर्स, दाब मापक, उर्वरक प्रयोग घटक। अब पानी की मेज़र किस तरह से करेंगे तो क्यूसेक। क्यूसेक घन फुट प्रति सेकंड यह पानी के बहाव को मापने की इकाई है। एक क्यूसेक में 28.3 लीटर पानी होता है। क्यूमेक की बात की जाए तो घन फुट प्रति मिनट के तौर पे इसको मेज़र करते हैं। एक क्यूमेक में जो पानी की मात्रा होती है वो 1000 लीटर पानी होता है। एक घन मीटर में कितना होता है? 1 मीटर क्यूब में करीब 1000 लीटर पानी होता है। एक हेक्टेयर मिलीमीटर में कितना पानी होगा? करीब 10,000 लीटर पानी। और 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में 1 × 10⁵ लीटर पानी होता है। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं और एक बीघा में करीब 2530 वर्ग मीटर होता है। एक हेक्टेयर में 2.47 एकड़, जबकि एक एकड़ में 0.4 हेक्टेयर भूमि आती है। तो एक बीघा का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बीघा में 2530 वर्ग मीटर भूमि आती है, मीटर स्क्वायर। इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है ड्रेनेज। ड्रेनेज मतलब क्या होता है? जैसे कि प्लांट के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार से अगर पानी की अधिक मात्रा होती है, जल की अधिक मात्रा होती है तो वो भी प्लांट के लिए हानिकारक होती है। तो उस अधिक पानी को निकालने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम बोलते हैं ड्रेनेज या जल निकास। खेत में भूमि की सतह अथवा अधो सतह से अतिरिक्त जल को कृत्रिम विधियों से बाहर निकालने ही जल निकास कहलाता है। अधिक जल से क्या क्या हानियाँ होती हैं? जो एयर सर्कुलेशन होता है उसमें दिक्कत आती है। हानिकारक लवणों का जमाव होता है। मृदा तापमान का कम होना। लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता प्रभावित होना। जड़ों को पूर्ण विकास नहीं होता है और टिलेज प्रभावित होता है। जल निकास की विधियाँ कौन कौन सी हैं? एक है सरफेस जल निकास। इस विधि में खर्च कम करना पड़ता है क्योंकि इस विधि में भूमि की सतह पर खुली नालियाँ बनाकर अतिरिक्त जल बाहर निकालते हैं। अस्थायी नालियाँ या कट आउट नालियाँ बनाई जाती हैं। इस विधि में भूमि की सतह पर अस्थायी नालियाँ बनाकर अतिरिक्त जल बाहर निकालते हैं, जिससे मृदा जल धारण व जल अवशोषित क्षमता बढ़ती है। और दूसरा ऑप्शन है स्थायी नालियाँ, जैसे कि समांतर नालियाँ, रैंडम नालियाँ, बेंडिंग नालियाँ एवं क्रॉस स्लैब नालियाँ बनाई जाती हैं। अब है सबसरफेस ड्रेनेज मेथड्स। इसमें क्या होता है कि यह विधि अधिक खर्चीली होती है क्योंकि इस विधि में भूमि की सतह के नीचे नालियाँ एवं छिद्रयुक्त पाइप्स का प्रयोग करके अतिरिक्त जल निकास किया जाता है, जैसे कि मूल हल, टाइल नलियाँ, छिद्रयुक्त पाइप नलियों का प्रयोग करना। सेम प्रॉब्लम्स। यह समस्या राज्य में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिलों में इंदिरा गांधी नहर के पास वाले क्षेत्रों में जल रिसाव के कारण दलहनी भूमि हो जाना है। इसके निदान हेतु इन क्षेत्रों में जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो ये सेम प्रॉब्लम इस क्षेत्रों में देखने को मिलती है।
इसके बाद जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है एटमॉस्फेयर। यह रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैसों का मिश्रण होता है जो कि पृथ्वी के चारों तरफ से घिरे हुए वायु का आवरण होता है। इसमें अगर देखें गैसीय गैसों का संगठन देखें तो वो है नाइट्रोजन 78.08%, ठीक है, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है और सॉइल एयर में इस तरह से ये पाया जाता है। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर को वर्टिकल तौर पे ऊर्ध्वाधर रूप से अगर क्लासिफाइड करें तो 4 परतें पाई जाती हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और आयनोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को बोलते हैं क्षोभ मंडल। पृथ्वी में सबसे नज़दीक तथा वायुमंडल की सबसे जो निचली परत होती है उसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक ये विद्यमान होती है तथा इस परत की तापमान के साथ साथ 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रति किलोमीटर की रेट से घटता है ऊंचाई पे जैसे जैसे आप जाते जाएंगे। यह सबसे घनी वायु की भारी परत है। वायुमंडल के कुल भार का 75% वजन इसी में स्थित होता है और जो सभी वेदर फिनोमेनाज होते हैं जैसे कि क्लाउड हुआ, बादल बनना, वर्षा, कोहरा होना, ओस आदि का गिरना इसी में होते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर में। तो यह परत 8 से लेकर 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक विद्यमान होती है तथा वायुमंडल की सबसे गर्म परत में के तौर पर होती है। इस मंडल की ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि नहीं होती है। समताप मंडल के नीचे की परत ओजोन परत होती है, इसलिए निचली समताप मंडल में ओजोन परत भी कहते हैं। जो निचले की स्ट्रेटोस्फेयर है उसको ओजोनोस्फेयर के तौर पर भी हम उसको जानते हैं। इसके बाद है मीजोस्फेयर। तो मध्यम परत पृथ्वी की सतह से 50 से 80 किलोमीटर तक उपस्थित होती है। सब ठंडा क्षेत्र होता है ये। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्या होता है, घटता है। इसके बाद होता है एक्सोस्फेयर। तो यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है तथा 80 से लेकर 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत होती है। थर्मोस्फेयर के नीचे की परत 80 से लेकर 300 किलोमीटर को आयनोस्फेयर कहते हैं। आयन मंडल में रेडियो तरंगें पाई जाती हैं तथा इसी कारण विश्व में कम्युनिकेशन सिस्टम सक्षम है। आयन मंडल के ऊपरी 300 से लेकर 1600 किलोमीटर तक जो परत पाई जाती है उसे बाह्य परत कहते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है।